Hey, welcome back to my YouTube channel IQ World. Here is your host Rajendra Kumar and today we'll discuss of the topic of the day that is G7. आज हम लोग बात करेंगे G7 ग्रुप्स के बारे में। G7 ग्रुप्स है क्या, इसमें कौन कौन से कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं और इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसे क्यों यूज करते हैं, ये ग्रुप क्यों बनाया गया, क्यों इसका पर्पस क्या है। जैसे कि सारे रीजन्स में बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे कि आपका एशियान है, आपका यूरोपियन यूनियन है, ब्रिक्स है, नाटो है, इस तरह बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। उसी तरह G20 है, इनमें से एक ग्रुप है G7, जो कि सारे डेवलप्ड नेशन इसके पार्ट हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। दीज सेवन आर द मेंबर ऑफ G7 ग्रुप्स। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्री, नॉट डेवलपिंग कंट्री। इनका इकोनॉमिकली, जो इन देशों का इकोनॉमिक प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे है, ये लोग पूरी दुनिया में एक तरह से डेवलप्ड इकोनॉमी है जो कि इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो इनके भी ऑब्जेक्टिव होंगे, इन जितने भी ग्रुप्स हैं बने हुए हैं उन सब के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसको मीट करना चाहते हैं उस ग्रुप्स के फॉर्मेशन के जरिए। तो इसी तरह G7 ग्रुप्स के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि हर साल वो अपने इस समिट में, जो नेशनल एनुअल समिट होता होगा उनका, नेशनल एनुअल मीट में वो उसको डिस्कस करते होंगे। तो इनके कौन कौन से मेंबर हैं फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हो। इनमें से एक है आपका कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यूएसए। तो ये सेवन इस G7 के मेंबर हैं। G7 मीट्स जो होता है, एनुअल समिट्स, वो क्या होता है, रोटेशन बेस पे सारे कंट्रीज को दिए जाते हैं करने के लिए। जैसे सपोज अगर इस बार ने फ्रांस ने किया तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंट्री का अपॉर्चुनिटी होगा कि उसको, उस मेंबर्स ग्रुप को ये अपॉर्चुनिटी होता है कि रोटेशन बेस पे इनको इस समिट को कराने का मौका मिलता है। उसी तरह अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कि G7 ग्रुप्स का कोई भी एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना ही कोई उनका उसका फिक्स क्वार्टर है, किसी तरह का कोई संविधान संविधान नहीं है उनका, ना ही कोई उनका फिक्स हेड क्वार्टर है। वो बस अपना फॉर्मली जिस देश को वो मौका मिला उस देश ने अपने हिसाब से उसको होस्ट किया, और जो भी इश्यूज उनके सराउंडिंग्स में है उनके हिसाब से, जो इश्यूज बहुत ज़्यादा उनके लिए मायने रखता है, उस चीज़ को वो लोग डिस्कस करते हैं। द करंट द करंट G7 समिट बीइंग हेल्ड इन फ्रांस इज द 45th। अभी जो कुछ दिन पहले मतलब फ्रांस में जो हुआ था G7 समिट, वो 45वां G7 समिट था, और उसमें यूनाइटेड स्टेट, अभी जो नेक्स्ट टाइम अभी इस G7 समिट होने वाला है वो यूएसए में होगा 2020 में। इस समिट में प्राइम मिनिस्टर एक तरह से चीफ गेस्ट, मतलब कि उनको गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था, और उन्होंने साइड से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करी थी जो फ्रांस में हुई थी। उसमें उन्होंने ये G7 के, नरेंद्र मोदी, इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन उनको एज ए गेस्ट इस ग्रुप के मीटिंग में, समिट में बुलाया गया था। और ये जो होस्ट किया था अभी जो करंटली कुछ 45th G7 समिट हुआ था जो फ्रांस में हुआ था, वो फ्रांस में हुआ था। तो फ्रांस प्रेसिडेंट एमुअल मैक्रोन ने नरेंद्र मोदी को एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पे इनवाइट किया था, एज ए गेस्ट इनवाइट किया था, स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया था। उसी टाइम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। अब व्हाट व्हाट द G7 डज, G7 क्या काम करता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ G7 ग्रुप, ये लोग क्या डिस्कस करते हैं हमेशा। तो आप देखेंगे सिंस दैन द G7 हैज डिस्कस इशूज अफेक्टिंग एवरी डेकेड सच एज financial crisis and has aimed to tackle specific challenges such as the economic changeover, ex-Soviet bloc nation, terrorism, armed control एंड ड्रग ट्रैफिकिंग अमंग अदर्स। ये जो मेजर इश्यूज हैं ये लोग इस समिट में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, किसी देश में फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है या फिर वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, तभी कोविड सिचुएशन है तो ऑब्वियसली पूरा दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। तो इन सबको मिनिमाइज करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, या कैसे इन्वेस्टमेंट लाया जाए, इन सबको डिस्कस करने के लिए ये जो सारे डेवलप्ड नेशन आपस में इकट्ठे होते हैं एक टेबल पे और वहाँ पे डिस्कस करते हैं। और भी टेररिज्म जो दुनिया का सबसे बड़ा इशू है, अभी टेररिज्म, आर्म कंट्रोल एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारे जो मेजर इशूज़ हैं इनको वो डिस्कस करते हैं। तो ये था आज टॉपिक ऑफ द डे फ्रेंड्स, जो G7 के बारे में मैंने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरा चैनल है IQ वर्ल्ड, तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका होस्ट राजेंद्र कुमार, मैं आपको हमेशा नए करंट अफेयर से, डेली करंट अफेयर से आपको अपडेट करूंगा। तो ये सारे करंट, जो भी करंट अफेयर्स होंगे डेली बेसिस पे, आपको रेलवे, SSC, बैंक, PSC या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा।
आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और मुझे अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको आपको जवाब दूँ। होप कि मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। तो पहला करंट अफेयर्स है, विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। कौन सा देश का प्रधानमंत्री कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था, जिन्होंने खुद ये आकर बोला कि मैं कोविड पॉजिटिव हुआ हूँ। तो वो कौन है फ्रेंड्स? वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जोरिस जॉनसन, उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया। दूसरा क्वेश्चन है, द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज रिस्ट्रिक्टेड विच ड्रग सेल टू एक्सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हेल्थ मिनिस्ट्री ने किस ड्रग्स का एक्सपोर्ट और सेल पे बैन लगा दिया है? जैसे कि आप देख रहे होंगे, जब अभी कोविड पैंडमिक हुआ था, इस समय एक ड्रग काफ़ी चर्चा में थी, जिसका रिक्वायरमेंट मतलब यूएस ने इंडिया से डिमांड किया था कि मुझे वो ड्रग्स चाहिए। तो वो ड्रग्स क्या है फ्रेंड्स? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वो ड्रग्स है जो कि इंडिया ने बहुत सारे देशों को सप्लाई किया था, सिर्फ यूएस को ही सप्लाई नहीं किया था। यूएस को रिक्वायरमेंट था उस वक्त, या यूएस ने जो भी रिक्वायरमेंट बोली, इंडिया ने उसको सप्लाई किया। बाकी अदर देशों को सप्लाई किया, अपने नेबरहुड को सप्लाई किया, नेबरिंग कंट्रीज को सप्लाई किया। और इस तरह इंडिया ने अपना एक जेस्चर शो किया कि हम आपके पैंडेमिक में भी हम आपके साथ हैं। लेकिन अभी करंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी इंडिया में केसेस अभी रैपिडली बढ़ रहे हैं, जिसको कंट्रोल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक वन ऑफ द मेजर मेडिसिन टू कंट्रोल द कोविड केसेस, इस वजह से इसको गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया कि आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द G20 लीडर्स हैव प्लेस टू इंजेक्ट हाउ मच अमाउंट इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी टू रिड्यूस कोविड-19 इम्पैक्ट। G20 लीडर्स, अभी उन लोगों ने एक शपथ ली है कि कितने मतलब कि अमाउंट उसमें ग्लोबल इकोनॉमी में डालेंगे, जिससे वो रिड्यूस कोविड-19 इम्पैक्ट, जो भी कोविड-19 इम्पैक्ट ग्लोबली आया है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, उसको रिड्यूस करने के लिए कितने अमाउंट उन्होंने इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी में डालने का फैसला किया है। तो वो अमाउंट है फ्रेंड्स 5 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन अमाउंट ये G20 लीडर्स ने इसको, मतलब कि उन्होंने ये एक तरह से प्रस्तावित किया है कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी में इतना का कंट्रीब्यूशन देंगे, ताकि जो भी कंपनसेशन है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उसको हम पूरा कर पाएं। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज बिगन अ ग्लोबल मेगा ट्रायल of 4 drugs to find a COVID-19 vaccine. What is the name of that trial? WHO has begun a global mega trial of 4 drugs to find a COVID-19 vaccine. What is the name of that trial? Sorry. तो WHO ने एक ग्लोबल मेगा ट्रायल शुरू किया है, जो कि कोविड-19 वैक्सीन को खोजने का एक तरीका है। तो वो ट्रायल का नाम क्या है? तो वो ट्रायल का नाम है सोलिडारिटी। सोलिडारिटी के तहत WHO का प्रयास है कि वो जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन लाए और लोगों को इस पैंडमिक से, पूरी दुनिया को इस पैंडमिक से उनको बाहर निकाल पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज अलाउड अ मोरेटोरियम फॉर हाउ लॉन्ग ऑन ईएमआई पेमेंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन के लिए कितने महीने का, मतलब कि आरबीआई ने अलाउ किया है, उनको मोहलत दी है कितने महीने के लिए, जो उनके बकाई ईएमआई पेंडिंग्स थे उसको चुकाने का कितने मोहलत दिया गया। आरबीआई जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अभी उन्होंने कुछ महीनों का मोहलत दिया है, जो आपका पेंडिंग ईएमआई है उसको आप चुकता कर सकते हैं। तो वो कितने महीनों का मोहलत दिया है फ्रेंड्स? वो है 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स के अंदर आपको सारी ईएमआई चुकता करना है। जबकि कोविड-19 सिचुएशन हुई थी, तो उस समय आरबीआई ने ये अलाउ किया था कि आप अभी अपना जो ईएमआई है उसको आप नहीं पे करेंगे। वो आपको पहले 3 मंथ्स का हुआ था, फिर 6 मंथ्स का उसको एक्सटेंशन मिला था। तो अभी जो कि आरबीआई है, तो 3 मंथ्स एक्सटेंशन देकर उसको अब बोला गया है कि आप अपने सारी ईएमआई को क्लियर करें। द आरबीआई हैज रिड्यूस द रेपो रेट टू हाउ मच? अभी आरबीआई ने रेपो रेट रिड्यूस किया है, कितने परसेंट से रिड्यूस हुआ है? तो वो है 4.4%। 4.4% अभी करंट रेपो रेट है। इससे पहले हमारा था 5.15%, जो कि 75 बेसिस पॉइंट से इसको कम किया गया है, और अभी करंट रेपो रेट 4.4% है। According to Finance Minister announcement on March 26, 2020, the Women's Jan Dhan account holders will get how much amount every month? कितना अमाउंट उनको मिलेगा every month?
अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर, जनधन योजना के तहत इस पैंडेमिक जो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में जनधन अकाउंट में कितने अमाउंट हर महीने क्रेडिट करने का फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था, तो वो है ₹500 फ्रेंड्स, ₹500 हर हर जनधन खाते में ट्रांसफर करने का ऐसे गवर्नमेंट ने एक अनुमति दी थी और लोगों को मिल भी रहा है ये। द मनरेगा वेजेस हैज़ बीन इंक्रीज टू हाउ मच पर डे। मनरेगा वेजेस पे इंक्रीमेंट किया गया है कोविड सिचुएशन को देखते हुए, जो कि अभी आप देखते होगा मास लेबर माइग्रेशन हुआ फ्रॉम डिफरेंट, जो भी आप इंडिया में मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ से लेबर माइग्रेशन देखा गया ड्यू टू कोविड। तो इस वजह से देखते हुए गवर्नमेंट ने एक फैसला किया कि जो भी मनरेगा वेजेस था पहले उसको इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि अब जो भी लेबर हमारे शहरों में रह रहे थे वो गांव में आ गए। तो गांव में आने की वजह से क्या हो गया कि उनको रोज़गार की समस्या होने लगी। तो इस वजह से जो ऑलरेडी मनरेगा कार्यक्रम चल रहे थे उनमें से बहुत मतलब वेजेस कम थे, तो उस वेजेस को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कदम उठाए। तो वेजेस कितने बढ़ाए फ्रेंड्स, वो वेजेस बताए हैं ₹202, ₹202 पर डे का। इससे पहले ₹182 था, इससे पहले ₹182 था मनरेगा वेजेस, अब इसको बढ़ाकर उसके कर दिए गए ₹202। तो इससे कुछ ना तो मतलब एक जो गांव में आए हैं लेबर, माइग्रेंट लेबर हैं, उनको कुछ तो राहत मिलेगी। अगर वो ₹200 भी पर डे कमाएंगे तो उनका घर चल सकेगा इससे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर पायनियर एंड एन इनोवेटिव इंजीनियर पासिस अवे। इनमें से कौन सा कंप्यूटर पायनियर, कंप्यूटर जीनियस और इनोवेटिव इंजीनियर अभी पासिस अवे, मर गया। तो आपको बताना है कि इनमें से तो वो कौन है फ्रेंड्स, आर्नोल्ड मेयर स्पिलबर्ग। ये वन ऑफ द कंप्यूटर पायनियर हैं जो अभी इनका निधन हो गया 103 साल की उम्र में। और इन्होंने क्या किया है, ही डिजाइंड GE225 मेन फ्रेम कंप्यूटर इन लेट 1950s। इन्होंने डिज़ाइन किया था 225 मेन फ्रेम कंप्यूटर 1950s के दशक में, जो कि आज उनका निधन हो गया 103 साल की उम्र में। कितने की उम्र में, 103 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। विच डच ऑथर विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। किस डच ऑथर को बुकर प्राइज मिला 2020 का। तो 2020 का बुकर प्राइज जीतने वाला वो कौन सा ऑथर है, ये डेब्यू ऑथर है फ्रेंड्स। इन्होंने पहला बुक लिखा है, मतलब डेब्यू किया है अपना, और इन्हें ये बुकर प्राइज मिला है। तो आप बताइए कौन है इनमें से, आप बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, ये है मार्की लुकास रिजनवेल्ड। मार्की लुकास रिजनवेल्ड है, ये अभी इन्होंने डेब्यू किया है और इनको 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। किसके लिए, फॉर डेब्यू नोवेल द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिसकम्फर्ट ऑफ द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इस बुक के लिए इसे बुकर प्राइज मिला गया है। विच मोस्ट सक्सेसफुल मेंस डबल पेयर प्लेयर इन टेनिस हिस्ट्री अनाउंसेस रिटायरमेंट फॉर द स्पोर्ट्स। इनमें से जो जो ब्रदर भाई हैं, उन्होंने टेनिस के गेम से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया। तो वो कौन है, माइक ब्रायन एंड बॉब ब्रायन। माइक ब्रायन एंड बॉब ब्रायन, ये दोनों भाइयों ने अभी टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा की है। द 17th मीटिंग ऑफ द इंडिया वियतनाम ज्वाइंट कमीशन हेल्ड वर्चुअली ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन वाज हेडेड बाय। अभी एक वियतनाम के साथ, इंडिया और वियतनाम के साथ एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें इकोनॉमी, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के ऊपर डिस्कशन की गई। वो किसकी अध्यक्षता में की गई, तो वो की गई एस जयशंकर की अध्यक्षता में फ्रेंड्स। वो एस जयशंकर की अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई जिसमें ये सारे मुद्दों पे डिस्कस हुआ, ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन पे। विमेंस इक्वालिटी डे ऑब्जर्व, विमेंस इक्वालिटी डे ऑब्जर्व ऑन विच डे, तो वो मनाया जाता है अगस्त 26 को, अगस्त 26 को। NHI, National Highway Authority of India has developed which system to create a transparent and comprehensive performance rating system for its consultant, vendor and contractor। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम बनाया है परफॉर्मेंस रेटिंग के लिए। तो वो सिस्टम का नाम क्या है, जिससे वो कंसल्टेंट, वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर का जो काम है उसके परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सके। तो वो है वेंडर परफॉर्मेंस एवोल्यूशन सिस्टम, वो है वेंडर परफॉर्मेंस एवोल्यूशन सिस्टम। इसके थ्रू
इस सिस्टम के थ्रू एनएच है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो सारे जो कंसल्टेंट है या वेंडर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनके कामों पे ट्रांसपेरेंसी लाएगा और उन पे नज़र रखेगा। हु बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड, एमडी एंड सीईओ ऑफ म्यूचुअल फंड, तो वो बने हैं विनय टोनसे। विनय टोनसे नए एमडी एंड सीईओ बने एसबीआई म्यूचुअल के। इन्होंने रिप्लेस किया किसको? अश्विनी भाटिया को। अश्विनी भाटिया को इन्होंने रिप्लेस किया। हु बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो। वो हैं जेम्स एडरसन। जेम्स एडरसन हाल ही में इन्होंने अपना 600 विकेट कंप्लीट किया है टेस्ट क्रिकेट में। Axis Bank introduced which saving account for Indian youth to address digitally interested Indian? एक्सिस बैंक ने एक सेविंग अकाउंट स्कीम लाया है जो डिजिटली इंटरेस्टेड यूथ हैं इंडिया में, जिनको आप अभी क्या है कि लोग अब थोड़ा सा लिटरेसी रेट बढ़ी है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस हिसाब से एक्सिस बैंक ने इनिशिएटिव लिया है टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन इंटरेक्ट ओपन अकाउंट एज इट इन डिजिटल वर्जन। सो दैट सेविंग अकाउंट कॉल्ड लिबर्टी सेविंग अकाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब एक्सिस बैंक ने क्या इंट्रोड्यूस किया? लिबर्टी सेविंग अकाउंट, जो आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटली प्लेटफॉर्म सेविंग अकाउंट है, जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसरो साइंस एमओयू विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू सेट अप अ इंक्यूबेशन सेंटर? इंक्यूबेशन सेंटर अभी इसरो ने एक एमओयू साइन किया किसी इनमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू सेट अप ए इंक्यूबेशन सेंटर टू प्रमोट रिसर्च वर्क। तो वो कौन सा यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स? तो वो है वी एस एस यू टी, दैट वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके साथ इसरो ने एमओयू साइन किया है टू इनकरेज द यूथ फॉर स्पेस रिसर्च, यूथ को इनकरेज करने के लिए, ताकि यूथ अपने इस मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी में आए और स्पेस रिसर्च में भागीदारी दर्शाएं। तो ये था आज का करंट अफेयर फ्रेंड्स। तो आज करंट अफेयर और ये वीडियो को एंड करने से पहले आज है क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, इंडिया प्लान्स टू होस्ट विच गेम्स इन 2020? इंडिया कौन सा गेम प्लान कर रहा है 2021 में? 2021 में। तो ये आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, और इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि वो कौन सा गेम प्लान कर रहा है। ऑप्शन है आपके ब्रिक्स गेम्स, नाटो गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स। तो इनमें से जो है, इनमें से एक गेम्स को इंडिया प्लान कर रहा है कि 2021 में होस्ट करेगा यहाँ पे अपने भारत में। तो ये था आज का करंट अफेयर फ्रेंड्स। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को IQ वर्ल्ड को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है तो आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा, ताकि मैं आगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे तभी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। सो एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप आप सभी अच्छे हों, और आप सभी को धन्यवाद।